हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने पूरे डिटेल से बता दिया था कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, उसके बाद भारत का पहला वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये सारे लेक्चर, ये सारे टॉपिक हमने जो है पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था। आप ढूंढ लीजिएगा हमारे चैनल पर जाकर, ठीक है। तो आज हम जो बताने वाले हैं उन्हीं गवर्नर जनरल को एक ट्रिक के माध्यम से बताने और समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये गवर्नर थे कि गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर थे कि भारत के गवर्नर थे, ये वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे, ये स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे या भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इस तरह की कन्फ्यूजन बहुत देखने को मिलती है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, और कभी भी आप एग्जाम में बैठे तो आपको कन्फ्यूजन का सामना न करना पड़े, आपको रटना भी न पड़े, याद भी न करना पड़े। सिर्फ एक ट्रिक ही आपको याद करना पड़ेगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चे की फरमाइश पर एक छोटा सा शेर हो जाए कि जिसने छोड़ दिया था पिछले साल की सर्दी में, जिसने छोड़ दिया था पिछले साल की सर्दी में, जाकर उससे कह दो कि अब की बार तेरा यार आ रहा है वर्दी में, अब की बार तेरा यार आ रहा है वर्दी में, ठीक है। तो इतना तैयारी कर दो, इतना परिश्रम कर दो, संघर्ष करो इस जिंदगी से कि आने वाले कुछ ही पल में, कुछ ही समय में आपके शरीर पर वो वर्दी जरूर आ जाए, जिस वर्दी के लिए आप रात दिन मेहनत करते हैं, और दिखा दो उसे जिसने तुम्हें छोड़कर ठुकरा कर ये समझकर चली गई कि क्या ही है इसके पास, बेरोजगार है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब अगर देना है तो संघर्ष करो, और संघर्ष करते हुए अपने उपलब्धि, अपने लक्ष्य, अपने कामयाबी को समय रहते हुए हासिल कर लो, ठीक है। कामयाब तो हर कोई हो जाता है, बशर्ते समय रहते कामयाब अगर होते हैं तो वही असली कामयाबी आपका कहलाता है, वही असली कामयाबी होता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि कामयाब तो हम होकर दिखाएंगे, कामयाब तो हम होकर दिखाएंगे, बस वक्त आएगा नहीं, हम वक्त खुद लाएंगे। कामयाब हम होकर दिखाएंगे, वक्त आएगा नहीं, वक्त हम खुद लेकर आएंगे, ठीक है। यानी कि आपके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो कामयाबी नहीं, तो आप खुद उस कामयाबी या खुद उस वक्त का आप डिसाइड करेंगे, वक्त को डिसाइड करेंगे, और जब चाहे तब उस वक्त को आप अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए धैर्य रखिए, संघर्ष करिए, कॉन्फिडेंट बनाए रखिए। कोई भी लक्ष्य आसान नहीं है, ना तो आसान है और ना ही कठिन है, ठीक है। तो ये ट्रिक है बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल को एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक एक छोटी सी केवल है कि कहो बिल्ली मौसी कहाँ हो, यानी कि बिल्ली मौसी को यहाँ पर ढूंढना है, खोजना है, उसके आधार पे आपको याद कर लेना है। तो पहले फिलहाल इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है कि कस हो जाएगा क्लायू, क्लायू मतलब रॉबर्ट क्लायू, होश हो जाएगा हेस्टिंग, हेस्टिंग मतलब वारेन हेस्टिंग, बिल्ली हो जाएगा विलियम वेंटिंग, ठीक है, विलियम वेंटिंग, लीस हो जाएगा क्या, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कैनिंग के बाद हो जाएगा माउस से हो जाएगा माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। सी हो जाएगा सी राजगोपालचारी, ठीक है। तो इस तरह के हमको देखने को मिलते हैं ट्रिक के थ्रू। अब इसे हम कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए देखिए, पहला जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में 1757 में मुगलों की एक तरह से पतन के बाद, मुगलों का पतन तो वहीं पर समझ लिए हो जाता है जब 1707 में शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब का डेथ होता है, वहीं से मुगलों का पतन शुरू हो जाता है, और वहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर वर्चस्व भी स्थापित होने लगता है, ठीक है।
और धीरे धीरे 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, उस युद्ध में सिराजुद्दौला षड्यंत्र का शिकार होते हैं और युद्ध को वो हार जाते हैं मीर जाफर की विश्वासघात के कारण। ऐसे में बंगाल में आ जाता है क्या, ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश हुकूमत। अब बंगाल में बैठकर वो धीरे 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 कई राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हैं। बंगाल में जो प्लासी का युद्ध होता है ये बहुत निर्णायक युद्ध नहीं होता है, पूरी तरीके से भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित नहीं होती है, मगर एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश सत्ता भारत में अपनी नींव जमा चुकी थी। पर अभी साम्राज्य जो है पूरी तरीके से कंफर्म नहीं था कि भारत पर शासन कौन करेगा, मगर प्लासी के युद्ध ने ये जरूर कंफर्म कर दिया था कि अब भारत में मुगल शासन नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब जैसे ही 1757 का प्लासी का युद्ध समाप्त होता है, बंगाल में बना दिया जाता है क्या, गवर्नर। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है, रॉबर्ट क्लायू। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लायू। अब रॉबर्ट क्लायू के साथ साथ अब बाद में क्या होता है कि मुंबई और मद्रास में भी गवर्नर का नियुक्ति कर दिया जाता है। अब मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, ये तीनों प्रेसिडेंसियां मिलकर पूरे भारत को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब क्या होता है, अब मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को, हाँ यानी उनकी शक्तियों को बंगाल प्रेसिडेंसी में मर्ज कर दिया जाता है। अब बंगाल जो का जो प्रेसिडेंसी है, यानी जो बंगाल का गवर्नर है, अब वो गवर्नर नहीं रह गया, अब वो क्या कहलाने लगा, अब वो गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, अब गवर्नर जनरल, अब पूरे बंगाल में बैठकर गवर्नर जनरल मतलब पूरे भारत पर अब अपना अधिपत्य स्थापित किया हुआ है, पूरे भारत को हैंडल कर रहा है। तो ये कहना कि वो बंगाल का गवर्नर जनरल है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए एक एक्ट आता है 1773 का, जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, हाँ 1773 के तहत क्या किया जाता है, अच्छा 1773 के तहत तो ये बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी को, बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को मर्ज कर दिया जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी में। ये घटना होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, उसके बाद आता है 1833 का एक्ट। 1833 के एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये भारत का गवर्नर जनरल का पद चल रहा था। उसकी बात हो जाता है 1757 का क्रांति। 1757 की क्रांति में महारानी को एक बहाना मिलता है भारत से ब्रिटिश कंपनी को हटाने का, क्योंकि महारानी को इस बात का डर था कि जिस कंपनी को हम भारत में व्यापार करने के लिए भेजे हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या को वो नियंत्रण कर रहा है, इतनी बड़ी देश पर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी, जो कंपनी को हम भेजे और हमारे अंडर में काम कर रही है, कहीं ये हमसे बगावत न कर ले और हमसे भी ज़्यादा ऊपर न चला जाए। इसलिए महारानी को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था कंपनी को रोकने का या कंपनी को दबाने का या कंपनी को हटाने का, और वो उसको बहाना मिल जाता है 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में जब भारतीयों का विरोध होता है तो महारानी को मिल जाता है बहाना, और महारानी आ जाती है भारत के अंदर और बोलती है कि हमने तुम्हें भारत में व्यापार करने के लिए भेजा था, नॉर्मल ही जो है कि शासन करने के लिए भेजा था, पर तुमने क्या किया, तुमने इतने बड़े आंदोलन खड़ा कर दिए। अगर ऐसा ही रहा तो हम ये भारतीय हम लोगों को भारत से खदेड़ देंगे, हमें भारत से बोरा बिस्तर बांधना पड़ जाएगा अगर तुम लोग इस तरह की गलतियां की। तुमने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए अब हम इस गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार करोगे, साम्राज्य तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो अब हम भारतीयों को, अब एक तरफ से अंग्रेजों को डांटना और भारतीयों की सहानुभूति पाने के लिए कि अब मैं आ गई हूं, अब आपको कोई भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो वहीं पे बनता है 1858 का भारत शासना अधिनियम, जो कि महारानी के अंडर में होता है। तो भारत शासना अधिनियम 1858 के तहत अब जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा था, इसके पहले वाला जो बंगाल का था वो भी कंपनी के क्षेत्र में काम कर रहा था, कंपनी के अंडर में काम कर रहा था। अब महारानी के अंडर में आ गया कौन, वायसराय, यानी वायसराय जो है वो महारानी के अंडर में काम किया, और कंपनी जो बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो कंपनी के अंडर में शासन करते थे। ठीक
ठीक है। महारानी के अंडर में वायसराय, और वायसराय की बाद भी अगर देखा जाए तो फिर से गवर्नर जनरल का पद आता है, वो भी कहीं ना कहीं महारानी के अंडर में ही शासन करते हैं जब तक कि भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा देश 1947 में आजाद तो जरूर हो जाता है मगर पूर्ण रूप से आजाद नहीं होता, क्योंकि अभी हमारा संविधान नहीं बना है। अभी भी हमारे भारत पर इन 3 सालों तक भारत शासना अधिनियम 1935 के तहत कानून व्यवस्था चल रही है, शासन चल रही थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, यहां पे अब ये क्या है, बंगाल का, इस बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लायू। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लायू। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लायू, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। अब यही वारेन हेस्टिंग ही क्या होता है, यही वारेन हेस्टिंग को ही बना दिया जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ही कौन बनता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है। उसके बाद जो है कि बंगाल का प्रथम ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये हो गया। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो बनता है वो विलियम वेंटिंग बनता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो बनता है वो विलियम वेंटिंग बनता है। और विलियम वेंटिंग के समय में, विलियम वेंटिंग के बाद फिर आ जाता है कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये जो है कि बंगाल का ये, हाँ मैं क्या बोला, एक बार फिर से कंफ्यूजन हो गया। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लायू था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लायू था और बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग था। पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लायू और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। अब वारेन हेस्टिंग को, हाँ वारेन हेस्टिंग को ही जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था उसे वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन बना, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम वेंटिंग, लॉर्ड विलियम वेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल। और जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होता है उसी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब भारत में आ गया, बंगाल से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो होता है वो लॉर्ड कैनिंग होता है। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आ जाती है महारानी, तो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाता है। भारत का प्रथम यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था उसे ही भारत का अंतिम वायसराय, प्रथम वायसराय बनाया जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाता है, ठीक है। अब भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हमारा देश आजाद हो जाता है 1947 में। तो अब भारत में वायसराय का पद समाप्त करके फिर से गवर्नर जनरल का पद ला दिया जाता है। तो जो भारत का अंतिम वायसराय था वही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। प्रथम गवर्नर जनरल का मतलब कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनता है कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद स्वतंत्र भारत का अंतिम या स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो बनता है वो सी राजगोपालाचारी बनता है। तो बड़ी बारीकी इसमें हमको ध्यान देना है, ठीक है। केवल पहला को छोड़ दें तो हर किसी का जब जो अंतिम होगा वो उसका पहला होगा, ठीक है, वो उसके अगले वाले पोस्ट का पहला होगा, जो अंतिम होगा उसके अगले वाले पोस्ट का पहला होगा। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो अंतिम होगा वो बंगाल का जो गवर्नर है, जो अंतिम गवर्नर है वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। और जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है वो भारत का प्रथम वायसराय होगा। और जो भारत का अंतिम वायसराय होगा वही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा,
ठीक है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है, और अंतिम गवर्नर जनरल भी कहते हैं, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी कहते हैं किसको, श्री राजगोपालचारी। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, बड़ा इसको सतर्क से, बड़ा आसान मतलब आराम से इसको आपको समझना पड़ेगा। तो जो भी है ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।